नमस्कार साथियों, सरल संस्कृत चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। संधि प्रकरण के अंतर्गत हम हल संधि को पढ़ रहे हैं और उसमें भी हमने पूर्व की वीडियो में अनुस्वार संधि को जाना कि मो अनुस्वार हो, इस सूत्र के नियम के अनुसार कब मो को अनुस्वार करना है और कब नहीं करना है। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और इससे पूर्व की वीडियो अगर आपने संधि प्रकरण की नहीं देखी है तो वो अवश्य देख ले, तभी आपको आगे का प्रकरण समझ आएगा। और उसमें भी मैं बार बार एक बात बोलता हूँ कि यदि आपने हिंदी और संस्कृत दोनों ही वर्णमाला नहीं पढ़ी है तो चैनल पर ही आपको वीडियोस मिल जाएगी। उन वीडियोस को अवश्य देखिए। और हिंदी और संस्कृत दोनों वर्णमाला का जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तो संस्कृत का कोई भी विषय आपको समझ नहीं आएगा। आज का टॉपिक है हमारा, आज का विषय है अनुनासिक संधि। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्या है अनुनासिक संधि? अनुनासिक संधि जिस प्रकार हमने अनुस्वार संधि पढ़ा पूर्व के भाग में कि मो अनुस्वार हो, यदि मो के पश्चात आपका क्या आएगा, यदि हल आएगा तो मो को अनुस्वार कर दो, यदि स्वर आएगा तो मो को मो ही रहेगा, और कोई भी व्यंजन नहीं आएगा तब भी मो को अनुस्वार ना होकर मो के स्थान पर मो ही रहेगा। फिर आज का सूत्र भी इसी प्रकार का है। क्या सूत्र है? यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। जहाँ पे भी आपको वा ये दिखाई देगा तो ये क्या होता है? विकल्प होता है, अर्थात विकल्प से आपके पास विकल्प है। वहां तो मैंने आपको बताया है कि वो तो अनिवार्य है, मो अनुस्वार हो सूत्र में मो को अनुस्वार करना अनिवार्य है, परंतु ये कैसा है? विकल्प आपके पास है, आप नहीं भी कर सकते और कर भी सकते हैं। आपकी ये विकल्प पर, इच्छा पर निर्भर करता है, क्योंकि इस सूत्र ने बोला है कि यरो अनुनासिक अनुनासिको वा। आप विकल्प से उसका क्या है जी, अनुनासिक कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। सूत्र के अर्थ को एक बार समझ लेते हैं कि क्या कहता है। पदांत यर के पश्चात अनुनासिक हो तो यर के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण आदेश हो जाता है और उसे ही आप अनुनासिक कहेंगे। क्या बोला है? पदांत यर के अनुसार। अब यर क्या है? यर प्रत्याहार है, जिसके अंतर्गत ह को छोड़कर आपका जो ह है, इस व्यंजन को छोड़कर सभी आपके व्यंजन आते हैं। ह य वरट, यहाँ से य वर ल य म ङ न ज भ ग र द ज ब ग र द क प छ ठ द च ठ द क प श ष स, और श श सर में जो रो है वहां तक, इसके अंतर्गत आपके ह को छोड़कर सभी व्यंजन आ गए। नियम क्या बोलता है कि पूर्व में यदि यर है और उत्तर में आपका कोई भी अनुनासिक, अनुनासिक हमने क्या पढ़े थे? प्रत्येक वर्ग का जो भी पंचम वर्ण है उन्हें अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। ये हमने हिंदी वर्णमाला संस्कृत वर्णमाला दोनों को पढ़ते हुए जाना है। और आपका जो है वो उच्चारण स्थान पढ़ते हुए भी हमने एक सूत्र पढ़ा था, वहां पे भी हमने जाना कि मुख नासिका वचनो अनुनासिक हो, इस प्रकार का सूत्र हमने वहां भी पढ़ा है। अब नियम क्या कहता है कि पूर्व में यदि यर है, उत्तर में यदि आपका में जो है वो कोई भी अनुनासिक व्यंजन है तो पूर्व के यर के स्थान पर उसी वर्ग का, जिस वर्ग का वो यर है, उसी वर्ग का आपको पंचम अक्षर आदेश कर देना है। अब उदाहरण के माध्यम से इस सूत्र को भी स्पष्ट करते हैं। क्या कहता है कि पूर्व में यदि आपके पास यर है तो यहाँ पे देख लेते हैं। दिक् धन नाथ, क्या आपका रूप है? दिक् धन नाथ। दिक् क्या है? एक यर है। दिक् क्या है? जो क है ये यर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, क्योंकि ह को छोड़कर सभी व्यंजन यर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो और उसके आपको उत्तर पद में क्या मिलेगा? उत्तर पद में आपका एक अनुनासिक है। नौ क्या है? एक अनुनासिक व्यंजन है। नियम ने बोला था कि यर के पश्चात कोई अनुनासिक हो, उस यर को उसी वर्ग का, किस वर्ग का है? तो क वर्ग का ही क एक व्यंजन है। इसी वर्ग का पंचम अक्षर क्या हो जाएगा? न आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा? न आदेश हो जाएगा। तो रूप क्या बन जाएगा आपका? लिंगनाथ। क्या बन जाएगा? लिंगनाथ। और जहाँ पे विकल्प से आप नहीं करेंगे तो वहां पे आपका जलाम जशवंते, इस सूत्र से आपका तृतीय व्यंजन, तीसरा वर्ण इसका आदेश हो जाएगा। तो दिग्नाथ को गौ, दिग्नाथ, ये दो रूप आपके बनेंगे, दिग्नाथ और दिग्नाथ। एक और उदाहरण देख लीजिए। तो एतद धन मुरारी, जिस प्रकार एतद धन मुरारी, यहाँ पे भी क्या होता है कि एतत् धन मुरारी, इस स्थिति में तो जो पूर्व का व्यंजन है उसके पश्चात में म जो है वो अनुनासिक है, तो के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण अर्थात तो नौ आदेश हो जाएगा, रूप बन जाएगा एतन मुरारी। और यहाँ पे नहीं करेंगे, वहां पे आपका दो आदेश हो जाएगा, तो एतद मुरारी। इस प्रकार के ये संधि के नियम है। प्रत्येक संधि के नियमों के अनुसार ये भी, इसके भी आपको जो है वो लगभग 6 से 8 उदाहरण तो कम से कम, अथवा 10 उदाहरण आपको इसके देखने हैं, तब ये नियम आपको स्पष्ट हो जाएगा।
इसके बहुत ज़्यादा उदाहरण आपको ना भी मिले, आप 2-4 उदाहरण भी समझ जाइएगा, तब भी ये जो है वो संधि का नियम आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, और यदि आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस के देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।